सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 30 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पहले पेज पे कई खबरों के बीच में खबर आती है अर्थव्यवस्था जगत से। निजी बैंकों में नौकरी बदलने की रफ्तार बढ़ी, कामकाज पर असर का अंदेशा। निजी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने या बदलने की दर में लगभग 25% की वृद्धि दिखी गई है। इस तरह कर्मचारियों की नौकरी बदलने की ऊंची दर निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए परिचालन जोखिम पैदा कर रही है। कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में भी फ़र्क पड़ता है इससे। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रथम संपादकीय है गिरावट का अर्थ। विदेशी मुद्रा भंडार और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आर्थिक विकास की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर लंबे समय से नीचे का रुख किया हुए है। अब विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घटना हो शुरू हो गया है। बीते सप्ताह शुक्रवार को इसमें 8.48 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई है। यही 2008 की मंदी के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पिछले हफ्ते में 1.99 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज हुई थी। सितंबर में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 704.88 अरब अमेरिकी डॉलर के अपने सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, वगैरह वगैरह। मतलब हालांकि ये स्तर अभी चिंताजनक नहीं माना जा सकता, मगर जिस तरह निरंतर इसमें गिरावट दर्ज की हो रही है वह अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। विदेशी मुद्रा भंडार गिरने का अर्थ है कि अपेक्षित विदेशी निवेश नहीं आ पा रहा है। दुनिया के कारोबार में डॉलर की स्थिति अहम भूमिका निभाती है। डॉलर कमज़ोर होता है तो विदेशी निवेशक दूसरे देशों का रुख कर लगते हैं, मगर जैसे ही डॉलर मजबूत होने लगता है वह अमेरिकी बाजार का रुख कर लेते हैं। कोरोना के बाद से मंदी की मार झेल रहे अमेरिकी की फेडरल रिजर्व ने अपने यहाँ ब्याज दरों में बदलाव किया। इससे निवेशकों को वहाँ निवेश करने के लिए आकर्षित करने में मदद मिली। फिर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाने और आर्थिक नीतियों को लेकर उन्हें उनके बयानों से निवेशकों में विश्वास जागा है कि निवेश की दृष्टि से अमेरिका ज़्यादा फायदेमंद जगह है। इसका असर भारत की मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है, मगर केवल यही कारण प्रमुख नहीं है। सबसे अहम बात है कि हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। निर्यात पर जोर देने के बावजूद इसमें बेहतरी के संकेत नज़र नहीं आ रहे। देखिए यहाँ पे आयात निर्यात का इतना बड़ा क्यों मैटर है। देखिए निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट करना, मात्र एक्सपोर्ट करने से कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। मतलब बस सामान हम बाहर भेज दें तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा सीन ये है कि जब आप सामान भेजेंगे उससे पहले बनाएंगे भी तो। मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं, प्लांट लगाते हैं, सेटअप करते हैं, तो इसका असर पूरे बाज़ार पे पड़ता है ना। लोग उसमें काम करते हैं, सैलरीज आती हैं, वेजेस आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक और क्षेत्र जन्म जन्म हो जाता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र का, लॉजिस्टिक जिसे हम कहते हैं, लॉजिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं। देखिए पहले तो लोगों को रोज़गार मिलता है तो पैसा आता है, कंज्यूमर मार्केट में फ़ायदा होता है। फिर टैक्सेशन अर्निंग होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह लगते हैं तो वो भी सेल टैक्स वगैरह देते हैं, तमाम टैक्स देते हैं। फिर माल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, आवागमन के लिए ट्रक्स चलते हैं, मैजिक चलती है, ट्रेन्स चलती हैं, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का निर्माण होता है, इससे पूरी अर्थव्यवस्था बन जाती है। मगर जब आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे ही नहीं तो आप एक्सपोर्ट ही कम करेंगे, और जब एक्सपोर्ट ही कम करेंगे मतलब कि आप बनाएंगे ही नहीं। अल्टीमेटली लॉजिक पीछे क्या है कि आप कुछ बनाएंगे ही नहीं तो आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपकी करेंसी फिर चलेगी ही दूसरी मार्केट के हिसाब से, ना कि आपके हिसाब से। वही यहाँ पे समझाने का प्रयास करा गया। रुपए की गिरती कीमत विदेशी निवेशकों का उत्साह भी कम होता है। कोई भी निवेशक ऐसी जगह अपना पैसा नहीं लगाना चाहता है जहाँ उसे मुनाफा ना हो। फिर तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई अपने उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिसके चलते भारतीय बाजार में चमक नहीं लौट पा रही। इसका बड़ा कारण प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी ना हो पाना है। पिछले कई सालों से लोगों की आय यथावत बनी हुई है, जबकि उसकी तुलना में महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। जाहिर है इसके चलते वो भुगता व्यय घटा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की दर नीचे हो गई है। जब तक मानव विकास के मोर्चे पर गंभीरता से ध्यान
नहीं दिया जाएगा तब तक तदाद उपायों से अर्थव्यवस्था में बेहतरी लाने की कोशिश नाकाम ही साबित होगी। अगला लेख है टूटते बिखरते बच्चे। अगर माता पिता अपने बच्चों को वक्त बर्बाद ना करने और पढ़ाई करने की हिदायत देते हैं तो यह बच्चों के हित में ही होता है। मगर विडम्बना है कि आजकल बहुत सारे बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति देखी जा रही है जो उनके भावनात्मक या मानसिक रूप से बेहद कमज़ोर होने वाले संकेत देती है। बहुत मामूली बातों पर किसी बच्चे के भीतर इतना गुस्सा उभरता है कि वह तो प्रतिक्रिया स्वरूप अपने सामने के किसी व्यक्ति को या फिर खुद की ही नुकसान पहुंचा देता है। पिछले कुछ समय से अक्सर ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं जिनमें अभिभावक ने अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए थोड़ा डांटा तो बच्चा इस कदर तनाव में आ गया कि उसे आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शनिवार को एक ऐसी ही खबर आई जिसमें 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाली 17 वर्ष की एक बच्ची, अब देखिए आजकल क्या हो गया ना, थोड़ा सा एक क्विक का ज़माना आ गया है। मतलब हम भी क्विक ही एनालिसिस करते हैं, मगर एक क्विक का ज़माना आ गया, हर चीज़ तुरंत मिल रही है। पहले आप देखिए बचपन में हमारे टाइम में भी चीज़ें कितनी मुश्किल से मिलती थी। बाहर खाना भी तो बड़ी बात होती थी अपने आप में। और रिवॉर्ड बेस्ड टाइप सिस्टम था। मतलब आप जब अच्छे नंबर लाएँगे तभी आपको फलाँ चीज़ मिलेगी। आप जब पूरे दिन में इतना घंटा पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको खेलने का मौका दिया जाएगा बाहर, वगैरह वगैरह। अब क्या हो गया कि सब पाबंदियाँ नहीं रह गई हैं, ठीक है ना? अब सब कुछ मिल रहा है तो उससे चीज़ें लाइफ इतनी ईज़ी लगने लगती है कि वो संघर्ष करने की वैल्यू ख़त्म हो रही है। और उसी में जब कोई टोका-टाकी करता है, वहाँ पे वो चिड़चिड़ापन देखने को मिल जाता है। मानवीय व्यवहार की कसौटियों और आधुनिक तकनीकी के संजाल के बीच जटिल होती समस्या पर समस्या रहते समय रहते विचार करने की ज़रूरत है कि बच्चों के साथ बर्ताव और उनके भीतर प्रतिक्रिया के मामले में किस तरह एक संतुलित और परिपक्व समझ का विकास किया जा सकता है। अगल, अगला आर्टिकल है तरक्की के दावे पर अधूरे सपने। ये लेख लिखा है सुरेश सेठ साहब द्वारा। विश्व की में महामंदी का वातावरण है और हमारे देश का दावा है कि इस महामंदी के कुप्रभाव से हम निकल निकल गए हैं, बचकर निकले हैं या नहीं इसका विवेचना तो बाद में होती रहेगी। फिलहाल स्थिति ये है कि देश में खुशहाली के सूचकांक में औसत आदमी के लिए बदलाव नहीं आया है। उसके रोजगार की स्थिति में कोई चमत्कारिक आंकड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। पूंजीगत निवेश की बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आंकड़े यही बताते हैं कि हमारी कृषि ही नहीं बल्कि निर्माण और विनिर्माण व्यवस्था भी तरक्की के लिहाज से पिछड़ रही है। जो कमाई हो रही है वह अधिकतर पर्यटन सेवा और आतिथ्य क्षेत्र से हो रही है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमारे पूंजीगत व्यवसाय में कुछ इस प्रकार परिवर्तन होते हैं कि न केवल कृषि क्षेत्र में हमेशा चुनौतियाँ। कृत्रिम मेधा, डिजिटल और रोबोटिक्स का ज़माना आ गया है। इस दश में दुनिया की 5वें स्थान की आर्थिक शक्ति हो गए हैं। आज़ादी का शतकीय महोत्सव मनाते हुए हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति हो जाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन ये सपना अब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि व्यवसाय और निवेश व्यवस्था में देश का चेहरा आयात आधारित अर्थव्यवस्था से निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में नहीं बदल जाता है। देखिए वही मैंने आपको बताया पहले आर्टिकल में भी कि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग खुद की नहीं करेंगे, आप इम्पोर्ट बेस्ड डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। आपको उठाना पड़ेगा लंबे समय तक। नई खबर यह है कि भारत जहां निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के सपने देख रहा था, वहां से ये सपने अधूरे रह गए हैं। इस वर्ष की स्थिति ये रही है कि निर्यात में गिरावट से हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया है और वहीं हमारी ज़रूरतें बढ़े जाने से हमारा आयात 27% तक बढ़ गया है। अब नवंबर में निर्यात 4.85% घटा। हम कुल निर्यात 32.11 अरब डॉलर का कर पाए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 33 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था।
दूसरी ओर आत्मनिर्भरता वोकल फॉर लोकल के नारे के बावजूद हमारा आयात बढ़कर 70 अरब डॉलर हो गया है। देश का व्यापार घाटा भी बढ़ गया है। ये घाटा बढ़कर 37 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष में अरब डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये का विनिमय मूल्य निरंतर घटता चला गया है। इस समय ये मूल्य 85 रुपये प्रति डॉलर के पार है। इसे आप सार्वकालिक निचला स्तर कह सकते हैं। इसके साथ ही अपनी विनिमय दर को स्थिरता देने के लिए देश के स्वर्ण भंडारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ भुगतान सोने में भी कर दिए जाते हैं जिसकी कारण हमारे स्वर्ण भंडार में भी भारी कमी हुई है, जबकि इनकी यथेष्ट होने का भरोसा मिलता रहता है। कुल निर्यात अगर 2.17 डॉलर फीसद बढ़ा है तो आयात बढ़कर 8.35% तक पहुंच गया है। मतलब अगर मान लीजिए कि माने क्या, अगर हम दिखा रहे हैं कि भैया हमारा देखिए ना एक्सपोर्ट बढ़ा तो है, तो वो मात्र 2.17% की रेट से बढ़ा है। मगर वहीं पे जो हमारा इंपोर्ट है वो तो उससे ज़्यादा बढ़ गया ना, 8.35% की रेट से। अब स्थिति ये है कि हमारे उत्पादन की लागत में वही परिवर्तन नहीं आ पाया जो अमेरिका और चीन ने हासिल कर लिया। अमेरिका हो या यूरोपीय संघ या फिर चीन, ये सभी अपने देशों में उत्पादन की कुशलता बढ़ाने के लिए शोध और अनुसंधान पर बहुत खर्च करते हैं। देखिए यही तो होता है ना, आप रिसर्च पे काम दीजिए, आप अच्छे इनोवेशन को आगे आने दीजिए, है ना। ये सभी देश तकनीक प्रगति पथ पर अक्सर रहते हैं। हमारे यहाँ जहाँ जवान जय किसान के साथ जय अनुसंधान का नारा तो लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ अनुसंधान पर खर्च जीडीपी का मात्र 0.6% है। इसके मुकाबले चीन को ले लीजिए, जिससे व्यावसायिक प्रतियोगिता में हम छक्का देने के सामने दिखते रहते हैं। बार बार देश में शिक्षा क्रांति की घोषणा के बावजूद हम शिक्षा विकास के लिए योजना या नीति आयोग द्वारा सुझाई गई 6% निवेश दर तक पहुंच नहीं पाते हैं और उसमें कम ही शिक्षा विकास पर खर्च करते हैं। उधर उत्पादन की गति कुछ इस तरह से बढ़ती है कि हमें अपनी तरक्की स्पुतनिक के मुकाबले बैलगाड़ी सी लगने लगती है। बहुत ही सही बात है। वर्तमान में सिर्फ बातें हो रही हैं, मगर जो ग्राउंड लेवल पे देश के लिए काम होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। सुरेश सेठ साहब बहुत ही डिटेल में बात कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में और खेल जगत आर्थिक खबरों में क्या बातें हैं आज। ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है। पुनेरु हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज खिताब जीता है। भारत की कुनेरू हम्पी, ये बहुत देश के लिए गर्व की बात है। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।